आज हम बिहार की बात करने वाले हैं सभी दलों को लेकर के, महागठबंधन का भी और एनडीए का भी, कि किस प्रकार से उन्हीं के लोग उनके लिए मुसीबत बनने जा रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में तो सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव जिस प्रकार से अपने कैंडिडेट की घोषणा कर रहे हैं और वो भी उनके खिलाफ, आरजेडी के उन भावी उम्मीदवारों के खिलाफ जिनके कारण उनको लगता है, आरजेडी को लगता है कि मेरे नैया पार कराएंगे, उन्हीं के खिलाफ जो कैंडिडेट की घोषणा करने लगे हैं। अब इससे आरजेडी में बेचैनी बढ़ गई है। महागठबंधन ही नहीं, आरजेडी की तो नैया पूरी तरह डुबा देंगे तेज प्रताप यादव, जिस प्रकार से वो काम करने जा रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि तेजस्वी यादव को इस प्रकार पार्टी और घर दोनों से निकाल दिया गया। इस बात की बेचैनी उनमें थी। उनका ये कहना था कि हम तो अपने कम से कम बिरादरी वालों में शादी की, क्रिश्चियन से तो किए नहीं। उनका यही कहना है। जो क्रिश्चियन से किया, जो लालू परिवार आज तक अपने समाज की दुहाई दे रहा था, उस समाज से अलग उनका जब बेटा, उनका लाडला बेटा जब शादी करता है तो उसको मंजूरी मिल जाती है, परिवार उसको धूमधाम से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मेरा क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? तमाम मुद्दे हैं, उनके अपने पारिवारिक मुद्दे हैं। और लालू परिवार की अभी पारिवारिक कलह तो जगजाहिर हो गई है। अब तो उनके परिवार की बात रही नहीं, सबको मालूम है। तो इन चीजों को लेकर के थे, और जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव अपनी रणनीति बना रहे हैं और लोगों की घोषणा करते जा रहे हैं, अगर 50-60 कैंडिडेट भी अपना वो चुनाव में लड़ा दिए तो महागठबंधन की नैया डूबनी तय है। उसमें उन लोगों को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वैसे उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं कि जो कि यादव समाज से आते हैं या मुस्लिम समाज से आते हैं, और अपने बिरादरी में उनका एक प्रभुत्व होता है और समाज में भी उनकी खासी पैठ हो रही है। क्योंकि पार्टी से इतने दिन जुड़े रहे, लालू के बड़े बेटे हैं, तो उनको अंदाज तो है ही कि कौन कितना मजबूत नेता है और किसकी आज तक अनदेखी की गई है। पहली बात तो ये आरजेडी की कहानी हो गई। अब आते हैं कांग्रेस की। अखिलेश प्रसाद सिंह भी ऐसे बागी उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं, जो मैं अंदर खाने की बात बता रहा हूं आपको। जिस प्रकार से उनको कांग्रेस में दरकिनार कर दिया गया, तो वो कांग्रेस को बता देना चाहते हैं कि आपकी औकात कितनी है। पिछली बार तो 19 भी आप जीत गए थे, इस बार तो आपको 9 नहीं पहुंचने देंगे, इस बार आप सिंगल डिजिट में रहेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से इस बार सबसे ज्यादा बागी उम्मीदवार होने जा रहे हैं। बागी भाजपा की ओर से भी होंगे, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस बार जो बागी उम्मीदवार होने जा रहे हैं वो कांग्रेस के लिए सिरदर्दी का सबब बनेगी। और कांग्रेस जिस प्रकार से उनको लग रहा है कि उनकी सरकार बन चुकी है और सीएम उन्हीं को, राजेश को बना दिया जाएगा, तो वो तो आप देख ही रहे हैं। अब चलते हैं जरा चिराग पासवान से भी मिल लिया जाए। चिराग पासवान बड़े तूफानी अंदाज में चल रहे थे। मौसम के हिसाब से उनकी भी गति बनी हुई थी, जैसे आजकल है ना, बारिश, बाढ़, आंधी, तूफान ये सब चलते रहते हैं, उसी प्रकार से चिराग पासवान का भी चल रहा था। धीरे धीरे उनकी गर्मी जो है वो भाजपा और जदयू ने शांत कर दी, और उनके पार्टी के अंदर खाने से भी इस प्रकार से उनके जो जीजा जी अरुण भारती, उन्होंने जिस प्रकार से डिक्टेटरशिप की, इस तरह से चिराग पासवान को पता चल गया कि आखिर होना क्या है। उसके बाद मुकेश साह ने उनके मंसूबे में 4 चांद लगा दिए, एनडीए की ओर झुकाव उनका जो हो गया, क्योंकि अब तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि मुकेश सहनी को हम डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे। अब पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बन पाएगा, तो ये एक समस्या हो गई है। कैबिनेट मिनिस्टर जरूर बन जाए, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बन पाएगा। ये सपना उनका लगता है इस बार भी धरा का धरा रह गया। खैर, तो अब चिराग पासवान की मजबूरी भी आप लोग समझ ही गए हैं। खगड़िया में बहुत सारे 100 से ऊपर लोग जो है वो पार्टी छोड़ करके उनके चाचा पशुपति पारस के साथ चले गए, और चाचा जी जो चिराग पासवान के हैं वो एकदम नजर गड़ाए रहते हैं कि कब भतीजा की ओर से लोग भागे और हम अपनी ओर बुला लें। तो ये एक स्थिति वहां बन गई। दूसरी ओर सिवान में भी कुछ लोग चले गए, गोपालगंज में भी जाने की तैयारी हो रही है। तो उनका संगठन धीरे धीरे बिखरने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार के विचार व्यवहार होने लगे थे, डिक्टेटरशिप होने लगा था, तानाशाही होने लगी थी, तो इससे साफ जाहिर वाली बात है कि लोग अब यहाँ बर्दाश्त करने वाले हैं। और इस चुनावी मौसम में चुनाव का मूड है, हर तरफ वो सावर में किसको हरा हरा दिखता है उसको पता ही है ना, तो अभी चारों तरफ हरियाली है, अभी कोई कमी नहीं, अभी हर जगह व्यवस्था बात टाइट है, और उसमें किसी प्रकार की कोई चिराग पासवान नहीं तो पशुपति पारस है ना, वहां जगह खाली है, इसलिए बाकी लोग अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब इन चीजों के अलावा जन स्वराज में भी स्थिति है कि जो लोग जन स्वराज से नाराज चल रहे हैं, यानी कि प्रशांत किशोर और पप्पू सिंह से जो लोग नाराज चल रहे हैं, वो भी इधर उधर बगड़ी झांक रहे हैं। यहाँ भाई कहीं का रास्ता मिले या उधर निकल लिया जाए।
जिधर से ज्यादा बोली लगेगी उधर निकल लेंगे। तो कमोबेश देखिए कि हालत सबकी अच्छी नहीं है, और इस बार जो सबसे ज्यादा डैमेज करेंगे ना, इस बार निर्दलीय की भी संख्या बिहार में बढ़ेगी, क्योंकि किसके बीच से कौन निकल जाएगा इस बार वो पता नहीं चल पा रहा। महागठबंधन की अपनी एक तेजस्वी यादव की बेचैनी हो गई है कि एसआईआर का मुद्दा लेकर के वो बेचारे घूम रहे थे, कांग्रेस उसको लपक के आगे लेकर चली गई। पलायन का मुद्दा वो ले लिए थे, कन्हैया कुमार की यात्रा हो गई। बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के वो आए थे और कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उसमें लगा दिया। तो कांग्रेस तो मुद्दा चोरी करती है और दूसरे पर चोरी का आरोप लगा दिया जाए, वोट चोरी हो या बाकी आइडिया चोरी की बात हो, लेकिन कांग्रेस से बड़ी इस मतलब मुद्दा चोरी वगैरह में कोई नहीं है, उनका कोई मतलब बराबरी नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से इस बार बागी से लेकर के और जिस प्रकार से आपसी जो भिड़ंत हो गई है आपस में, जिस प्रकार से पार्टी में ही वो कलह पैदा हो गई है या एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो इस बार के चुनाव में बड़ा ही मतलब इसका जो विशेष प्रभाव रहने वाला है और यह कहीं ना कहीं पूरी तरह चुनाव को प्रभावित करने वाला है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार है, यहाँ राजनीति में यहाँ हर वक्त किसी न किसी तरह की राजनीति होती रहती है और इन चीजों को लेकर के लोग सजग भी है, लोग समझ भी रहे हैं। एक मीनता देवी का टी शर्ट पे वो फोटो लगवा कर नाम लिख करके राहुल गांधी वगैरह घूम रहे थे, उस महिला ने भी राहुल गांधी को काफी भला बुरा कहा है कि हमारी बिना अनुमति का उन्होंने कैसे कर दिया। तो ये सब बातें होती रहेंगी, बाकी इस खबर पर आगे आपको और भी तमाम चीजों पर अवगत कराते रहेंगे।